सबसे पहले हमें भौतिक व रासायनिक जो परिवर्तन हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। भौतिक व रासायनिक जो परिवर्तन हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार के परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है? कौन सा परिवर्तन है जिसके अंदर एक नया पदार्थ है वह बनता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो नया पदार्थ है वह बनता है रासायनिक परिवर्तन में, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। भौतिक परिवर्तन है इसमें नया पदार्थ है वह नहीं बनता है, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ है वह बनता है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन की यदि हम बात करें तो भौतिक परिवर्तन है वह क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन में पदार्थ में केवल भौतिक गुणों यथा अवस्था, रंग, गंध आदि जो है इसके अंदर परिवर्तन है वह होता है। अवस्था और इसके आकार में भी परिवर्तन है वह होता है। यह परिवर्तन अस्थायी है वह होता है। यह परिवर्तन है वह अस्थायी होते हैं और यह परिवर्तन है वह उत्क्रमणीय होते हैं। परिवर्तन का जो कारण है हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है। परिवर्तन जिस कारण से किया गया है पदार्थ के अंदर उसको यदि हटा लिया जाए तो पदार्थ है वह वैसी अवस्था के अंदर वापस लौट आता है। इसी को कहा जाता है उत्क्रमणीय परिवर्तन। नए पदार्थ का निर्माण इसके अंदर नहीं होता है। नया पदार्थ है वह रासायनिक परिवर्तन में बनता है। उदाहरण की यदि बात करें तो बर्फ का पिघलना, मोम का पिघलना, पानी का जलवाष्प में बदलना, धातुओं को गर्म करने पर उनका लाल होना। जब हम धातुओं को गर्म करते हैं तो वे लाल हो जाते हैं और जब इनको ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं तो ये वापस अपनी उसी अवस्था के अंदर चले जाते हैं। अगला यदि रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है वह होते हैं। इसमें पदार्थ के रासायनिक गुण और संगठन जो है पदार्थ का उसके अंदर परिवर्तन होता है। सामान्यतः पुनः प्रारंभिक पदार्थ है वह प्राप्त नहीं किया जा सकता, अर्थात ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। यह परिवर्तन स्थायी होता है। रासायनिक परिवर्तन जो है ये स्थायी होते हैं और ये जो भौतिक परिवर्तन है ये क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। नए पदार्थ का निर्माण है वह किसके अंदर होता है? रासायनिक परिवर्तन में होता है। उदाहरण की यदि हम बात करें मोम का जलना, मोमबत्ती जो होती है मोमबत्ती है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कई बार। मोमबत्ती जो है यह रासायनिक परिवर्तन का भी उदाहरण होती है और भौतिक परिवर्तन का भी उदाहरण होती है। वो आगे हम क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे। मोम का पिघलना जो है ये इसके अंदर भौतिक परिवर्तन होता है और मोम का जलना जो है यह इसके अंदर रासायनिक परिवर्तन है वह होता है। तो ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों का उदाहरण है वह होती है। यदि भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों जो ये ऑप्शन में ना हो तो हम इसमें रासायनिक परिवर्तन है वह करेंगे मोमबत्ती वाले में। अगला है, निम्न में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? इसमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है वह दे रखा है। प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, सानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगूर हो जाना, नमक का पानी में घुलना। तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। फलों का पकना, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, किसी भी चीज का जलना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन है वह होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है वह नहीं दे रखा है। कागज के एक टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटना, चौक धूल से चौक का टुकड़ा बनाना, धातुकार आरी के ब्लेड को तेज गर्म करने पर उसकी नोक का रंग बदलना, पारक के लोहे के दरवाजे पर भूरे रंग की परत बनना। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वैसे होगा। पारक के दरवाजे पर भूरे रंग की परत बनना या जंग लगना। जंग लगना जो है ये किसका उदाहरण होता है? तो ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है वह होता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? अंगूरों का किण्वन, भोजन का पाचन, हिमशैल, आइसबर्ग का पिघलना, फलों का पकना। तो आप सभी जानते हैं बर्फ का पिघलना जो है ये एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि बर्फ यदि पिघल जाए और इसको उसके बाद दोबारा हम फ्रीज में रख देते हैं तो इसकी बर्फ है वह बन जाती है पानी की, तो यह वापस से उसी अवस्था के अंदर चला जाता है। तो यह एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? इसमें से कौन सा है वह एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? दे रखा है। जंग लगना, दही का बनना, मोम का पिघलना, काटने के बाद सेब का भूरा हो जाना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मोम का पिघलना है, यह एक भौतिक परिवर्तन है वह होगा।
अगला है निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? बर्फ का पिघलना एक रासायनिक परिवर्तन है, ये कथन असत्य दे रखा है। बर्फ का पिघलना जो है ये होता है एक भौतिक परिवर्तन। दूध से दही का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, ये कथन सत्य है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, ये कथन भी सत्य है। जल में लवण का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है, ये कथन भी सत्य है। तो इसमें बी, सी और डी है वह सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। निम्नलिखित में अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को चुनिए। कौन सा परिवर्तन है वह इसके अंदर अनुत्क्रमणीय है? कौन सा ऑप्शन है वह सही होगा? स्पंज का स्पीडन, दूध का शीतन, लकड़ी का जलना, बर्फ का पिघलना। तो लकड़ी का जलना है वह होता है एक रासायनिक परिवर्तन, और रासायनिक परिवर्तन है यही होते हैं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना, क्रिस्टलीकरण, पटाखे जलाना, भोजन का पाचन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। क्रिस्टलीकरण जो है ये होता है कि भौतिक परिवर्तन। क्रिस्टलीकरण जो होता है ये क्या होता है? यह एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है वह होता है। अगला है निम्न में कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? भोजन पकाना, फल का पकना, नमक का पानी में घुलना, दही का जमना। तो नमक का पानी के अंदर घुलना है यह एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भोजन पकाना, फल का पकना, दही का जमना, ये सभी उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन के। एक रासायनिक परिवर्तन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह एक गैस उत्सर्जित हो सकती है, उष्मा उत्पन्न हो सकती है परंतु अवशोषित कभी भी नहीं होती है, ध्वनि उत्पन्न हो सकती है, रंग परिवर्तन हो सकता है। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? कौन सा कथन है वह रासायनिक परिवर्तन के लिए सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। उष्मा उत्पन्न हो सकती है परंतु अवशोषित कभी भी नहीं होती है, ये कथन इसके अंदर असत्य दे रखा है। रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं इसके अंदर उष्मा जो है यह उत्पन्न भी हो सकती है और अवशोषित भी हो सकती है। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? फलों का पकना, दूध का फटना, पानी का जमना, भोजन का पाचन। तो पानी का जमना है यह एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन सी भौतिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? नए पदार्थ का निर्माण होता है, पहला ही कथन है वह असत्य है। नए पदार्थ का निर्माण इसके अंदर नहीं होता है। नए पदार्थ का निर्माण है वह कहां पर होता है? रासायनिक परिवर्तन के अंदर होता है। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? अंगूरों का किण्वन, भोजन का पाचन, हिमशैल आइसबर्ग का पिघलना है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? प्रकाश संश्लेषण, कोयले का जलना, बर्फ का पिघलना और भोजन का पाचन। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है वह सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, बर्फ का पिघलना। कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? जल का नमक में विलय होना, जल का क्वथनांक पर जलवाष्प का बनना, बर्फ के गलनांक पर जल का बनना, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन है ये एक रासायनिक परिवर्तन है वह होता है। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन में नहीं होता है? आकृति में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, नए पदार्थ का बनना और घनत्व में परिवर्तन। कौन सा जो है वह इसके अंदर नहीं होता है भौतिक परिवर्तन में? तो नए पदार्थ का बनना जो है वह इसके अंदर नहीं होता है। नया पदार्थ जो है यह जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं इसमें बनता है। कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? बीकर में जल उबालना, केला छीलना, एल्यूमिनियम पन्नी को काटकर उसके टुकड़े करना, दूध से दही जमाना। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? कौन सा इसके अंदर एक रासायनिक परिवर्तन है वह? तो यह दूध से दही जमना जो है यह एक रासायनिक परिवर्तन है वह होता है। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन है? वायु में मैग्नीशियम के तार का जलना, गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना, अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से गुजारना। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? कौन सा इसके अंदर एक भौतिक परिवर्तन है वह दिया गया है? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। गर्म करने पर प्लेटिनम का तार है यह चमकता है, जब इसको गर्म करना छोड़ देते हैं तो पुनः उसी अवस्था के अंदर ये आ जाता है, यह एक भौतिक परिवर्तन है। वायु में मैग्नीशियम के तार का जलना ये एक रासायनिक परिवर्तन है। अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन है यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। और कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से गुजारना है यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। तो आप ये याद रखना, दोनों इंपोर्टेंट हैं ये। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज का जलना,
जंग है, जंग लगना, चांदी का काला होना, पानी का उबलना। पानी का उबलना है वह एक भौतिक परिवर्तन है, वह होता है। पानी का उबलना जो है यह क्या है, यह एक भौतिक परिवर्तन है, वह होता है। अगला क्वेश्चन है, मोमबत्ती जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है? मोमबत्ती जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन है, वह होता है भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों है वह होते हैं। मोमबत्ती जब जलती है तो क्या होता है, मोम का पिघलना होता है। एक तो मोम पिघलता है, मोम जो इसके अंदर पिघलता है वह होता है भौतिक परिवर्तन। मोम का जो पिघलना इसके अंदर होता है वह भौतिक परिवर्तन होता है, और मोम का जलना वह होता है रासायनिक परिवर्तन। जलना है ये क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन है वह होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मोमबत्ती जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है? मोमबत्ती जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, कौन सा होता है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों। निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय और स्थिर होते हैं। भौतिक परिवर्तन जो है यह उत्क्रमणीय और स्थिर है वह होते हैं। रासायनिक परिवर्तन गैर उत्क्रमणीय और स्थिर होते हैं। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय और अस्थिर होते हैं, रासायनिक परिवर्तन गैर उत्क्रमणीय और अस्थिर होते हैं। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। रासायनिक परिवर्तन गैर उत्क्रमणीय होते हैं और स्थिर होते हैं, भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं और अस्थिर होते हैं। निम्नलिखित में कौन से भौतिक परिवर्तन के बारे में सही है या गुणधर्म है? पदार्थ के रंग या प्रावस्था में परिवर्तन हो सकता है। यह एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। इस परिवर्तन के दौरान कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। पानी का भाप में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है वह सही दे रखा है? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 1, 3 और 4 इसके अंदर सही है। भौतिक परिवर्तन जो है यह एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है वह होता है, और यह एक अस्थायी परिवर्तन है वह होता है। निम्न में से कौन सा उदाहरण भौतिक परिवर्तन दर्शाता है? दही से दूध जमना, काटने के बाद सेब का भूरा होना, पानी का भाप में बदलना। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। पानी का भाप में बदलना है यह एक भौतिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रियाएं रासायनिक परिवर्तन है? प्रकाश संश्लेषण जो है यह होता है एक रासायनिक परिवर्तन है वह होता है। उसके बाद में दे रखा है मोम का पिघलना। मोम का पिघलना है यह एक भौतिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना है यह भी रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन है यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है वह होता है। उसके बाद में दे रखा है भाप का संघनन। भाप का संघनन जो है ये एक भौतिक परिवर्तन है वह होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इसमें 1 सही है, 3 सही है और 4 सही। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। एक बंद निकाय में भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? एक जब बंद निकाय है तो उसके अंदर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण है वह अपरिवर्तित रहता है? तो यह रहता है द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। निम्नलिखित में उन कथनों का चयन करें जो सत्य नहीं है। लकड़ी के गट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। भाव का संघनन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। लोहे और जंग दोनों समान पदार्थ हैं। तो इसके अंदर कौन से कथन हैं वह सत्य नहीं दे रखे हैं? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो इसमें 1, 2 और 4 जो ऑप्शन है यह दे रखे हैं असत्य। 1, 2 और 4 जो है इसके अंदर असत्य हैं वह दे रखे हैं। भौतिक परिवर्तन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उसे आसानी से उल्टा नहीं किया जा सकता है। ये कथन असत्य है, आसानी से उल्टा किया जा सकता है। भौतिक गुण जैसे आकृति, माप, आकार, रंग अथवा अवस्था नहीं बदलते हैं। ये कथन भी असत्य है। आकृति, आकार, रंग अथवा अवस्था है वह बदल जाते हैं। एक या एक से अधिक नए पदार्थ है वह बनते हैं। ये कथन भी असत्य है। पदार्थ की रासायनिक संरचना अपरिवर्तित रहती है। ये कथन सत्य होगा। रासायनिक संरचना है वह रासायनिक परिवर्तन में ही बदलती है। नया पदार्थ भी रासायनिक परिवर्तन में बनता है। निम्नलिखित में कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? लकड़ी के गट्ठे को काटना, चाक के टुकड़े को धूल में चूर्ण कर देना, जल का वाष्पीकरण, लोहे की अलमारी पर जंग लगना। तो भौतिक परिवर्तन नहीं है। जंग का लगना जो है यह क्या होता है? एक रासायनिक परिवर्तन है वह होता है।
निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है? भोजन का पचना, पहला ही ऑप्शन सही होगा। भोजन का पचना, प्रकाश संश्लेषण, जंग का लगना, सेव को काटने पर वह भूरा हो जाना, ये सभी जो है किसी भी चीज का जलना जो है वह रासायनिक परिवर्तन है वह होता है। जंग के लिए सही कथन है। जंग के लिए इसके अंदर कौन सा कथन है वह सही दे रखा है? ऑप्शन दे रखे हैं, यह फेरिक ऑक्साइड है, यह अधातुओं में लगता है, यह जलीय अपघटन का उदाहरण है, कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, यह फेरिक ऑक्साइड है। जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनकी हम बात करते हैं। लोहे पर जंग लगना या किसी भी चीज पर जंग लगना जो क्या है, यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है वह होता है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है जंग लगना। उसके बाद में बात करते हैं, जब ये जंग लगती है तो इससे क्या होता है, भार है वह बढ़ जाता है। लोहे पर जंग लगती है तो लोहे का भार बढ़ जाता है, भार बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, लोहे पर जंग लगता है। लोहे पर जंग कब लगता है? तो ये लगता है हवा तथा पानी की उपस्थिति में। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। धातुओं में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? धातुओं के अंदर जंग जो लगता है यह एक रासायनिक अभिक्रिया है वह होती है। निम्न में से क्या लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए किया जा सकता है? लोहे की वस्तुओं पर क्रोमियम का लेपन, लोहे की वस्तुओं का जल में संग्रहण, लोहे की वस्तुओं पर ग्रीस लगाना, लोहे को अन्य तत्वों के साथ मिलाकर जंग ना लगने वाले एलॉय या मिश्र धातु जो है वह बनाना। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? लोहे को जंग से बचाने के लिए कौन कौन से कार्य हैं वह किए जा सकते हैं? जल के अंदर संग्रहण वाला असत्य है, 1, 3, 4 है वह सही होगा। लोहे की वस्तुओं पर क्रोमियम का लेपन है वह किया जा सकता है, ग्रीस लगाया जा सकता है, या लोहे को अन्य तत्वों के साथ मिलाकर जंग ना लगने वाले एलॉय जो है मिश्र धातु ये बनाए जा सकते हैं। जंग का रासायनिक सूत्र है, जंग का रासायनिक सूत्र है वह क्या होता है? तो ये होता है Fe2O3। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। यसद लेपन की प्रक्रिया में लोहे के पाइपों को जंग से बचाने के लिए किसकी परत है वह चढ़ाई जाती है? यसद लेपन, यसद लेपन या इसको गैल्वेनीकरण भी बोला जाता है। यसद लेपन या गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण भी इसको बोला जाता है। इसके अंदर क्या किया जाता है? तो लोहे पर जस्ते या जिंक जो है इसकी परत है वह चढ़ाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर सही होगा। उक्त कथन की उस कथन की पहचान करें जो कि जंग लगने के संबंध में गलत है। लोहे की रोड पर पेंट का कोट जंग को रोकता है। गैल्वेनाइज्ड वाटर पाइप आमतौर पर घरों में प्रयोग नहीं होते हैं। जंग लगना एक भौतिक परिवर्तन है। नमकीन पानी जंग की प्रक्रिया को तीव्र करता है। कौन से ऑप्शन है वह इसके संबंध में गलत है वह दे रखे हैं? कौन से ऑप्शन गलत दे रखे हैं, कौन सा इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 2 और 3 जो है वह इसके अंदर असत्य हैं। गैल्वेनाइज्ड वाटर पाइप आमतौर पर घरों में प्रयोग नहीं होते हैं, ये असत्य है। और जंग लगना भौतिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन है। किसे क्रिस्टलीकरण के द्वारा पृथक किया जा सकता है? किसे क्रिस्टलीकरण के द्वारा पृथक है वह किया जा सकता है? तो समुद्र जल से परिष्कृत नमक को। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दूध या रंग का हो जाता है। यह इस प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। कौन सी प्रक्रिया को यह प्रदर्शित है वह करता है? तो यह करता है रासायनिक परिवर्तन को। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा है वह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? लोहे में जंग, दही का जमना, क्रिस्टलीकरण, मैग्नीशियम रिबन का जलना। तो क्रिस्टलीकरण जो है यह एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन से फल और सब्जियां काटने के बाद कुछ समय के लिए खुला रखने पर अपने रंग में परिवर्तन कर लेते हैं? कौन से फल व सब्जियां हैं जिनको काटकर हम रख देते हैं, थोड़े समय के बाद इनके रंग जो है इसके अंदर परिवर्तन है वह हो जाता है? कौन सा ऑप्शन है वह इसमें सही होगा? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा?
तो पे सेब दे रखा है, ये हो जाता है, टमाटर नहीं होता है। आलू है, ये भी हो जाता है। उसके बाद में दे रखा है बैंगन, बैंगन है, ये हो जाता है, गाजर नहीं होती है। तो इसमें ए, सी और डी जो है वह सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। यदि हम एक सेब को काटकर कुछ समय के लिए प्लेट में छोड़ देते हैं तो यह लाल भूरे रंग का हो जाता है। ऐसा रिक्त स्थान के बनने के कारण होता है। किसके कारण ऐसा होता है? तो ये होता है आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन ऑक्साइड के कारण इनका रंग है वह ऐसा हो जाता है। निम्नलिखित में कौन संसारण का या के उदाहरण है? संसारण जो है इसके उदाहरण है वह कौन से हैं? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? लोहा जंग, लोहे पर जंग लगना जो है, चांदी पर काली सतह का आवरण, तांबे पर हरी सतह का आवरण, लोहे की वस्तु का गैल्वेनीकरण। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, 1, 2 और 3। लोहे की वस्तु का गैल्वेनीकरण या यसद लेपन जो होता है यह संसारण से बचाने के लिए किया जाता है। तो यह संसारण का उदाहरण नहीं है, 4 नंबर वाला। तांबे के बर्तनों को आर्द्र वायु में खुला रखने पर रिक्त स्थान बनने के कारण उन पर हरी परत उत्पन्न हो जाती है। किसके बनने के कारण उन पर हरी परत है वो उत्पन्न हो जाती है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, कॉपर कार्बोनेट के कारण ऐसा होता है। जब हम एक लोहे की कील को 1 घंटे के लिए नीले रंग के कॉपर सल्फेट विलयन में रखते हैं तो विलयन का रंग परिवर्तन, विलयन के रंग परिवर्तन को पहचानना है। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ये नीला ही रहता है, इसका रंग बदलकर नारंगी हो जाता है, इसका रंग बदलकर हरा सा हो जाता है, ये रंगहीन विलयन में परिवर्तित हो जाता है। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, इसका रंग बदलकर हरा सा हो जाता है। जब बेकिंग सोडा में सिरका मिलाया जाता है तो एक गैस निकलती है जो चूने के पानी में प्रभावित किए जाने पर उसको दूधिया कर देती है, ये गैस है। तो वह गैस है वह कौन सी होती है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब अधातुएं ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती हैं तो रिक्त स्थान नहीं बनते हैं। जब अधातुएं जो हैं ये ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती हैं तो रिक्त स्थान नहीं बनते हैं। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, धातु ऑक्साइड नहीं बनते हैं। खाद या कैन फूड कैंस को जिंक की बजाय टिन से लेपित किया जाता है क्योंकि जिंक की बजाय टिन से लेपित क्यों किया जाता है इनको? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो इसमें होगा टिन जो है यह जिंक से कम क्रियाशील होता है, इस कारण जिंक की बजाय टिन से इनको लेपित किया जाता है। यदि जिंक के कणों को कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाया जाए तो क्या दिखाई देगा? यदि जिंक के कणों को कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाया जाए तो क्या दिखाई देगा? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही है वह होगा? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 4, ये विलयन है वह रंगहीन हो जाता है। मैग्नीशियम के एक पतले फीते रिबन के टुकड़े के एक सिरे को साफ करके उसे मोमबत्ती की ज्वाला के निकट लाया जाए तो रिक्त स्थान जलती है। क्या जलती है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, चमकदार सफेद प्रकाश के साथ यह जलती है। किस प्रकार के बर्तन में आप नींबू के अचार का संग्रहण नहीं करना चाहिए? किस प्रकार के बर्तन में आपको नींबू के अचार का संग्रहण है वह नहीं करना चाहिए? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो एल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं इनके अंदर जो अचार है इसका संग्रहण है वह नहीं करना चाहिए, क्योंकि अचार जो होता है नींबू का इसके अंदर स्थित होता है अम्ल है वह इसके अंदर स्थित होता है और ये करता है एल्यूमिनियम के साथ क्रिया, और क्या छोड़ता है? ये छोड़ता है हाइड्रोजन गैस, जिससे अचार है वह खराब हो जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, रसोई में प्रयोग होने वाला ईंधन द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, ये द्रव अवस्था के अंदर होता है। जब यह सिलेंडर से बाहर आता है तो यह गैस बन जाता है, परिवर्तन ए दे रखा है। इसके बाद यह जलता है, यह परिवर्तन बी दे रखा है। नीचे लिखे कथन परिवर्तनों से संबंधित है। प्रक्रिया ए, परिवर्तन ए जो है यह एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रक्रिया बी, परिवर्तन बी जो है यह एक रासायनिक परिवर्तन है। दोनों प्रक्रियाएं ए और बी रासायनिक परिवर्तन है। दोनों प्रक्रियाएं ए और बी में कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो ये इसके बाद यह जलता है, इसमें होगा रासायनिक परिवर्तन। प्रक्रिया बी जो है यह एक रासायनिक परिवर्तन है। जलना जो है वह एक रासायनिक परिवर्तन है, वह होता है। अवायवीय जीवाणु पशु अपशिष्ट का पाचन कर बायोगैस उत्पन्न करते हैं, परिवर्तन ए। फिर बायोगैस को ईंधन के रूप में जलाया जाता है, परिवर्तन बी। अवायवीय जीवाणु पशु अपशिष्ट का पाचन करते हैं और बायोगैस उत्पन्न करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, बायोगैस को ईंधन के रूप में जलाया जाता है। तो परिवर्तन ए जो दे रखा है और परिवर्तन बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन होंगे, क्योंकि पाचन करना और जलना दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है वह होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। प्रक्रिया ए और बी जो है यह दोनों रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अब हमें अम्ल तथा क्षार जो हैं इनके बारे में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी जल जो है यह बनाता है, इस अभिक्रिया को कहते हैं। अम्ल और जो क्षार होते हैं ये अभिक्रिया जब करते हैं तो क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं लवण बनाते हैं और पानी है वह बनाते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इस अभिक्रिया को कहा जाता है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है वह इसको कहा जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अम्ल होता है। अम्ल जो है वे क्या होते हैं, प्रोटोन H+ दाता, प्रोटोन H+ ग्राही, 1 व 2 दोनों नहीं। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अम्ल जो है ये प्रोटोन दाता है वह होते हैं। अम्ल जो है ये प्रोटोन दाता होते हैं। अम्ल के बारे में हमें आगे 3 जो वैज्ञानिक हैं इनकी अवधारणाएं पढ़ेंगे, जिसमें से एक वैज्ञानिक है ब्रोंस्टेड लोरी जो है इन्होंने इस अवधारणा को दिया है। जो प्रोटोन दाता होते हैं, प्रोटोन दाता जो होता है उसको कहते हैं अम्ल, और जो होता है प्रोटोन ग्राही जो होता है उसको कहा जाता है क्षार। प्रोटोन ग्राही जो होता है उसको क्षार है वह कहा जाता है। अब हमें पढ़ते हैं अम्ल और जो ये क्षार हैं इनके बारे में कुछ सामान्य सी जानकारी है वो पढ़ते हैं। अम्ल जो हैं ये स्वाद में होते हैं खट्टे, स्वाद के अंदर अम्ल हैं ये खट्टे होते हैं। अम्ल है यह लैटिन भाषा के एसिडस से बना है, एसिडस से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ होता है खट्टा। एग्जाम्पल की यदि बात करें तो सिरका जो है इसके अंदर एसिटिक अम्ल होता है। संतरा है इसके अंदर कौन सा अम्ल होता है, एस्कार्बिक अम्ल होता है। लाल चींटी का जो डंक है इसके अंदर फॉर्मिक अम्ल होता है। और जठर रस है इसके अंदर कौन सा होता है, तो यहाँ होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक अम्ल का जो सामान्य गुण है ये क्या होता है, यह नीले लिटमस पत्र को लाल है वह कर देता है। इसको आप एक ट्रिक है अनिल से याद कर सकते हैं। ऐसे अम्ल और क्या कर देता है, नीले लिटमस पत्र को यह लाल है वह कर देता है। तो ये अम्ल के सामान्य गुण है वह होते हैं। क्षार जो होते हैं ये होते हैं स्वाद में कड़वे। क्षार हैं ये स्वाद में कड़वे होते हैं और ये लाल लिटमस को नीला है वह कर देते हैं। एग्जाम्पल की बात करें क्षार की तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार के एग्जाम्पल है। अन्य फैक्ट की बात करें तो अम्ल और क्षार जो हैं ये जल में विलय होते हैं। यदि इनमें जल की मात्रा अधिक होती है, ये दोनों जल के अंदर विलय होते हैं, यदि इनमें जल की मात्रा अधिक होती है तो ये तनु कहलाते हैं। यदि जल की तुलना में अम्ल या क्षार की मात्रा अधिक होती है तो वे सांद्र है वह कहलाते हैं। आगे यदि हम बात करें लवण जो है ये क्या होते हैं, तो अम्ल व क्षार की क्रिया के दौरान जल व लवण है वह बनते हैं, और यही अभिक्रिया है इसको कहा जाता है उदासीनीकरण, जो पहला ही क्वेश्चन हमने किया था। तो लवण है क्या होते हैं, अम्ल और क्षार की जब क्रिया होती है तो बनता है लवण और जल, और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया है वह कहा जाता है। परबल अम्ल और परबल क्षार जो हैं ये क्या करते हैं, ये लवण बनाते हैं और ये लवण उदासीन होता है। परबल अम्ल और दुर्बल क्षार जो हैं ये लवण बनाते हैं और ये लवण अम्लीय प्रकृति का होता है। दुर्बल अम्ल और परबल क्षार हैं ये लवण बनाते हैं और ये लवण जो है उसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। तो जो परबल होगा वैसा ही उसका लवण की प्रकृति है वह होगी, और दोनों परबल हुए तो लवण है वह उदासीन होगा।
लवणों के क्वथनांक व गलनांक जो होते हैं ये उच्च होते हैं। लवण जो बनते हैं इनके क्वथनांक और जो गलनांक होते हैं ये होते हैं उच्च। उसके बाद में यदि हम बात करें, ये साधारणतः क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। लवण जो होते हैं ये साधारणतः किसके रूप में पाए जाते हैं, ये क्रिस्टल के रूप में लवण जो है यह पाए जाते हैं। एक और आप बात याद रखना, क्रिस्टल जो होता है, क्रिस्टल में इनके साथ है क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलन जल जो है यह भी पाया जाता है। क्रिस्टलन जो जल है ये क्या होता है, तो लवण में इकाई सूत्र को लिखने में जल के अणुओं की जो निश्चित संख्या जुड़ी होती है उसे क्रिस्टलन जल है वह कहा जाता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है, इसके अंदर जल के कितने अणु जुड़े हैं, तो 10 अणु है वह इसके अंदर जुड़े हैं। अम्ल व क्षार के बारे में अब इंपॉर्टेंट है, ये अवधारणाएं हैं वह दी गई हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आर्हेनियस की जो संकल्पना है इसके बारे में। आर्हेनियस ने क्या कहा है कि कौन से अम्ल होते हैं, कौन से क्षार होते हैं, तो आर्हेनियस ने कहा है कि जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं वे होते हैं अम्ल, और जो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं जलीय विलयन में अपघटित होकर वे क्षार होते हैं। तो आर्हेनियस है, इनके द्वारा कौन सी संकल्पना है वह दी गई है कि जलीय विलयन में अपघटित होकर जो हाइड्रोजन आयन H+ देता है वो अम्ल है, और जो हाइड्रोक्सिल आयन OH- देता है वो क्षार है। आगे यदि हम बात करें अम्ल के उदाहरण की बात करें तो HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, H+ और Cl-। HNO3 है, इसको नाइट्रिक अम्ल है वह कहा जाता है। C3CWS जो है यह एसिटिक अम्ल है, इसको कहा जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल जो के हैं वे क्या होते हैं, तो वे अम्ल जो जलीय विलयन को पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं उनको प्रबल अम्ल है वह कहा जाता है। प्रबल अम्ल है, इनके उदाहरणों की बात करें तो कौन कौन से प्रबल अम्ल है वह होते हैं, तो HCl, H2SO4 और HNO3, ये क्या होते हैं, ये प्रबल अम्ल है वह होते हैं। दुर्बल अम्ल की बात करें तो दुर्बल अम्ल है वे क्या होते हैं, जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित नहीं होते हैं, उनको दुर्बल अम्ल है वह कहा जाता है। जैसे C3CH3CWH एसिटिक अम्ल, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, ये दुर्बल अम्ल के उदाहरण है वह होते हैं। आगे हम बात करें प्रबल क्षार जो है वे क्या होते हैं, जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, प्रबल क्षार है वह कहा जाता है। एग्जाम्पल की यदि बात करें तो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, प्रबल क्षार के उदाहरण है। प्रबल क्षार जो क्या होते हैं, जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं उनको प्रबल क्षार कहा जाता है, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल क्षार हैं, ये क्या होते हैं, जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको दुर्बल क्षार है वह कहा जाता है। NH4OH और MgOH का होल ट्वाइस। उसके बाद में यदि नोट लगाकर लिखा गया है कि आर्हेनियस जो है यह हाइड्रोजन विहीन, जिन अम्लों के अंदर हाइड्रोजन नहीं था और जिन क्षारों के अंदर हाइड्रोक्सिल नहीं था उनकी प्रकृति के बारे में ये नहीं समझा सका। उसके बाद में दूसरी संकल्पना या अवधारणा है वह आती है अम्ल या क्षार के बारे में, वो है ब्रोस्टेड लोरी अवधारणा। इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि अम्ल जो है वह प्रोटॉन दाता होता है और क्षार है वह प्रोटॉन ग्राही होता है। इस लोरी ने संयुग्मी अम्ल तथा क्षार की अवधारणा है वह दी थी। यदि एक समीकरण की बात करें तो H2O + NH3, इससे बनता है NH4+ और OH-। तो इसके अंदर H2O जो है यह प्रोटॉन दे रहा है और NH3 है ये प्रोटॉन ले रहा है। तो प्रोटॉन देने वाला क्या होता है, अम्ल, और प्रोटॉन लेने वाला है वह क्या होता है, तो वह क्षार है वह होता है। उसके बाद में लुईस संकल्पना है, इसकी बात करते हैं। अम्ल क्या होते हैं, इसके अनुसार जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं उनको कहा जाता है अम्ल, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म है इसको त्यागते हैं लुईस के अनुसार उसको क्षार है वह कहा जाता है। लुईस अम्ल जो क्या होते हैं, तो इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक अम्ल का कार्य करेंगे। साधारणतया धनायन या वे यौगिक जिनका अष्टक अपूर्ण होता है वे लुईस अम्ल है वह होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो BF3, AlCl3, Mg+2 और Na+, ये सभी लुईस अम्ल है। लुईस क्षार की बात करें तो इलेक्ट्रॉन धनी या इलेक्ट्रॉन का एकाकी युग्म रखने वाले यौगिक हैं उनको लुईस क्षार है वह कहा जाता है। H2O, NH3, OH- और Cl- है वह इसके उदाहरण हैं।
पीएच स्केल, पीएच स्केल का प्रयोग है वह किसमें करते हैं, तो अम्ल तथा क्षार की सामर्थ्य जो है इसका पता लगाने के लिए पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है। इसका आविष्कार किसने किया था, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सोरेनसन है, इन्होंने इसका आविष्कार किया था 1909 में। पीएच जो है ये क्या होता है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लोगरिथम या लघुगणक जो है उसको पीएच है वह कहा जाता है। पीएच स्केल जो है इसके अंदर 0 से लेकर 14 तक अंक है वह लिखे रहते हैं, जिसमें 7 जो अंक है ये यदि किसी का है तो वह उदासीन होता है। उसके बाद में 7 से कम, 7 और 0 के बीच में किसी का है तो वह अम्लीय, और 7 से आगे 14 तक कोई भी है तो वह क्षारीय प्रकृति का होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ताजा तैयार किए गए सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल को क्रमशः किस अनुपात में मिलाकर एक्वा रेजिया बनाया जाता है। एक्वा रेजिया है यह अनुपात है वह पूछा गया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का और नाइट्रिक अम्ल का। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर सही होगा। 3:1 में इनको मिलाकर बनाया जाता है अम्ल राज या एक्वा रेजिया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्राकृतिक सूचक है, प्राकृतिक सूचक है वह कौन सा है, तो यह है लिटमस। प्राकृतिक सूचक है वह कौन सा है, तो प्राकृतिक सूचक है वह लिटमस होता है। अम्ल जो है ये क्या करते हैं, अम्ल हैं ये क्या करते हैं, नीले लिटमस को ये लाल है वह कर देते हैं। क्षार है वह क्या होते हैं, तो क्षार है ये लाल लिटमस को नीला है वह कर देते हैं। बिच्छू या नेटल डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बिच्छू या नेटल जो डंक होता है इसके अंदर कौन सा अम्ल है वह पाया जाता है, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। टार्टरिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और मेथेनोइक अम्ल, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। तो बिच्छू या नेटल जो है इसके डंक में कौन सा अम्ल होता है, इसमें होता है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल है वह होता है, और फॉर्मिक अम्ल है इसी को जाना जाता है मेथेनोइक अम्ल के नाम से। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में किसमें लोरिक एसिड होता है जिसका उपयोग कुछ संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है और मॉइस्चराइजिंग क्रीम के निर्माण में भी किया जाता है। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, नारियल तेल। नारियल तेल जो है इसके अंदर लोरिक एसिड है वह होता है। अगला क्वेश्चन है, जब सल्फ्यूरिक अम्ल अंडे का जो खोल होता है इसके साथ अभिक्रिया करता है तो वह कौन सी गैस उत्पन्न करता है, कौन सी गैस उसके द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो अंडे का जो खोल है वह किससे बना होता है, यह बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। कैल्शियम कार्बोनेट से इसका जो खोल है वह बना होता है। CaCO3 इसके साथ में अभिक्रिया करता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, तो क्या बनता है, इससे CaSO4 बनता है, वाटर बनता है और गैस बनती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, फिनोल्फ्थेलीन क्षारीय माध्यम में घोल को रिक्त स्थान रंग में बदल देता है, कौन से रंग के अंदर बदल देता है, तो यह होगा गुलाबी। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। निम्नलिखित में किस कार्बन यौगिक का क्वथनांक उच्चतम है, कौन सा कार्बन यौगिक है जिसका क्वथनांक है वह उच्च होता है, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, एसिटिक अम्ल। अगला है, कौन सा ऑर्गेनिक अम्ल है, इसमें से कौन सा ऑर्गेनिक अम्ल का उदाहरण है, तो हमने पीछे पढ़ा था, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। ऑर्गेनिक अम्ल जो हैं ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक या कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल है वह कौन से होते हैं, कार्बनिक अम्ल जो हैं वह कौन से होते हैं, तो वे अम्ल जो पौधों व जंतुओं से प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं उनको कार्बनिक अम्ल है वह कहा जाता है। सिट्रिक अम्ल है यह कार्बनिक अम्ल है, टार्टरिक अम्ल है वह कार्बनिक अम्ल होता है। उसके बाद में बात करें तो एसिटिक अम्ल है यह कार्बनिक अम्ल है, और लैक्टिक अम्ल है यह भी होता है।
तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। सिट्रिक अम्ल जो है यह कार्बनिक अम्ल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसमें सही होगा। BF3 की अम्लीयता किस सिद्धांत के आधार पर समझाई जा सकती है? हमने जब पीछे 3 अवधारणाएं पढ़ी थी तो उनके अंदर हमने अम्ल व क्षारों के एग्जाम्पल भी उसके अंदर पढ़े थे। तो BF3 जो है इसकी अम्लीयता है वह किस सिद्धांत के आधार पर समझाई जा सकती है? तो लुईस अवधारणा पर ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। सोडियम वाष्प लैंप पीले रंग के साथ जलते हैं, इसका कारण है? सोडियम वाष्प जो लैंप हैं यह पीले रंग के साथ जलते हैं, इसका कारण है वह क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। पीला रंग उत्सर्जित करने के लिए सोडियम का उर्ध्वपातन। अगला क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित करना है। अम्ल दे रखे हैं और एक तरफ ये मक्खन, नींबू, दुग्ध और सिरका है वह दे रखे हैं। तो सिट्रिक अम्ल है वह कौन से के अंदर होता है? सिट्रिक अम्ल कौन से के अंदर होता है? तो सिट्रिक या साइट्रिक जो अम्ल है ये होता है खट्टे फलों के अंदर। खट्टे जो फल होते हैं इनके अंदर होता है, तो ये हो जाएगा नींबू में। उसके बाद में बात करते हैं कौन सा अम्ल है? ब्यूटेरिक अम्ल। ब्यूटेरिक जो अम्ल है यह कौन से के अंदर होगा? ब्यूटेरिक अम्ल तो ये होगा मक्खन के अंदर। मक्खन जो है इसके अंदर होगा ब्यूटेरिक अम्ल। एसिटिक अम्ल है वह किसके अंदर होता है? एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल है ये होता है सिरके के अंदर, फलों का जो रस होता है उसके अंदर होता है और सुगंधित तेलों में। तो कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा सिरका। लैक्टिक अम्ल आप सभी जानते हैं, दुग्ध जो है इसके अंदर कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण अम्ल हैं इनकी बात करते हैं। मैलिक अम्ल, मैलिक जो अम्ल है वह किसके अंदर होता है? तो ये होता है सेब में। सेब जो है इसके अंदर कौन सा अम्ल होता है? तो इसके अंदर होता है मैलिक अम्ल। उसके बाद में यदि हम बात करें तो फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल जो है इसी को बोला जाता है मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल भी इसको बोला जाता है। तो ये चींटी का डंक, बिच्छू का डंक आदि जो होते हैं इसके अंदर ये पाया जाता है। चींटी या बिच्छू का जो डंक होता है इसके अंदर यह पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल किसके अंदर होता है? टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल जो है वह किसके अंदर होता है? तो ये होता है इमली के अंदर। इमली जो है इसके अंदर टार्टरिक अम्ल है वह होता है। उसके बाद में यदि हम बात करें पालक, पालक के अंदर कौन सा होता है? तो इसमें होता है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल जो है वह किसके अंदर होता है? तो ये होता है पालक के अंदर। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल है वह किसके अंदर होता है? तो ये होता है फिटकरी व सोरा में। फिटकरी व सोरा जो है इसके अंदर कौन सा अम्ल होता है? तो इसके अंदर नाइट्रिक अम्ल है वह होता है। तो ये सभी हैं वो आप याद रखना। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं? गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है। सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक अम्ल होता है। सिरका एक परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो हम पीछे पढ़ के आए हैं, सिरका जो है इसके अंदर एसिटिक अम्ल है वह उपस्थित होता है। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल है वह इसके अंदर होता है। तो 3 नंबर हो गया इसके अंदर असत्य। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। निम्न में से कौन सा टार्टरिक अम्ल का मुख्य प्राकृतिक स्रोत है? टार्टरिक जो अम्ल है इसका मुख्य प्राकृतिक स्रोत है वह क्या है? तो यह है इमली। इमली जो है इसके अंदर ये पाया जाता है। अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सामान्यतः कौन सी गैस मुक्त होती है? अम्ल की जब हमें धातु के साथ क्रिया करते हैं तो कौन सी गैस है वह मुक्त होती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वैसे होगा, इससे होती है हाइड्रोजन गैस मुक्त। अगला है, निम्न में से कौन सा अम्ल सबसे प्रबल है? इनमें से कौन सा अम्ल है वह सबसे प्रबल है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर सही होगा। HClO4 जो है यह सबसे प्रबल अम्ल है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति होती है
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है इसकी प्रकृति कैसी होती है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसके बारे में हमने पढ़ा था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो यह क्षारीय प्रकृति का होता है। अगला है लवण के लिए सत्य कथन है, यह आयोनिक यौगिक होता है। यह आयोनिक यौगिक होता है, इसमें धनायन तथा ऋणायन होते हैं। सोडियम क्लोराइड एक लवण है। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। 1, 2 और 3 जो है ये कथन सत्य हैं। अगला है जब एक नीले लिटमस को किसी घोल में डुबाया जाता है तो वह लाल हो जाता है। नीले को बदलता है लाल में, नीले को बदल देता है लाल में, तो इसका पीएच मान जो है वह संभवतः पूछा गया है। नीले को लाल में कौन बदलता है? तो आप सभी जानते हैं अम्ल है वह बदलते हैं, अम्ल है वह बदलते हैं। तो कौन सा पीएच मान होगा? तो संभवतः 7 जो है इससे नीचे ही होगा पीएच मान। 7 पर उदासीन, 7 से ज्यादा क्षारीय और 7 से कम जो 0 की तरफ चलते हैं तो अम्लीय और इधर क्षारीय। तो संभवतः मान कौन सा होगा? 5 है वह इसके अंदर सही होगा। 9 है ये क्षारीय हो जाएगा, 7 है ये उदासीन, 10 भी क्षारीय, 5 है यह अम्लीय होगा। तो नीले को लाल में कौन करता है? नीले को लाल में चेंज करता है अम्ल। तो संभावित मान इसका 5 है वह होगा। पीएच स्केल की खोज किसने की थी? पीएच स्केल जो है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी SPL सोरेनसन। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। सोरेनसन जो है इन्होंने इसकी खोज है वह की थी। अगला है यदि किसी विलियन का pH 5.2 है तो इसका POH होगा। तो pH और POH जो है इसका मान होता है 14। pH है इसके अंदर दे रखा है इसने 5.2 प्लस POH बराबर 14। POH जो है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 माइनस 5.2, तो ये कितना हो जाएगा? 8.8। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर सही होगा। सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? सामान्य व्यक्ति जो है इसके रक्त का पीएच है वह कितना होता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? रक्त का पीएच है वह हमें पूछा गया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 से होगा। 7.35 से लेकर 7.45 जो है वह रक्त का पीएच मान है वह होता है। यदि हम अन्य कुछ पीएच की बात करें तो दूध है इसका पीएच है वह कितना होता है? दूध है इसका पीएच 6.4 है वह होता है। समुद्री जल है इसका पीएच कितना होता है? इसका 8.4 है वह होता है। लार है इसका पीएच मान कितना होता है? तो लार का पीएच मान 6.8 होता है। मूत्र का पीएच मान है वह कितना होता है? इसका 4.8 होता है। उसके बाद में बात करें सिरका जो है इसका पीएच मान 2.4 होता है। नींबू जो है इसका पीएच मान है वह कितना होता है? तो इसका पीएच मान 2.2 है वह होता है। अगला है HCl के जलीय विलयन का पीएच होगा। HCl का जो जलीय विलयन है इसका पीएच है वह क्या होगा? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, 2। अगला क्वेश्चन है किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? नाइट्रिक एसिड सोरे का अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड गंधक का अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नमक का अम्ल। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? कौन से के अंदर ऑक्सीजन है वह नहीं होती है? तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर सही होगा 3। हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है। नाइट्रिक एसिड जो है इसका सूत्र क्या होता है? HNO3, तो इसके अंदर ऑक्सीजन होती है। सल्फ्यूरिक एसिड है इसका क्या होता है? H2SO4, इसके अंदर भी ऑक्सीजन है वह होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसका सूत्र है वह क्या होता है? तो इसका होता है HCl, इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। अगला है एक जादूगर जादू दिखाता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड युक्त गिलास में एक रंगहीन विलयन मिलाता है तथा सभी को अमोनियम क्लोराइड के सफेद धुएं से चकित कर देता है। मिलाया गया विलयन है वह कौन सा था? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला है निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल नहीं होता है?
निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल है वह नहीं होता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? क्रिस्टल का जल जो है वह क्या होता है? क्रिस्टल का जल या क्रिस्टलन का जल जो हमने पीछे पढ़ा था, तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की जो संख्या होती है उसको क्रिस्टलन का जल है वह कहा जाता है। तो कौन से के अंदर ये नहीं होता है? ये नहीं होता है खाने के सोडे में। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा। इसके अंदर धोने का सोडा दे रखा है। धोने का जो सोडा है इसका सूत्र है वह क्या होता है? तो Na2CO3 10H2O। तो इसके अंदर ये जो क्रिस्टलन जल है यह होता है, और इसको वैसे क्या बोला जाता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। जिप्सम जो है इसका सूत्र क्या होता है? जिप्सम तो इसका होता है CaSO4 2H2O। तो इसके अंदर भी क्रिस्टलन जल है वह होता है। उसके बाद में नीला विट्रियल दे रखा है जिसको कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट भी कहा जाता है, CuSO4 5H2O। इसके अंदर भी ये क्रिस्टलन जल है वह होता है। खाने का जो सोडा है इसके अंदर यह जल है वह नहीं होता है। खाने का सोडा है इसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3। तो इसमें यह क्रिस्टलन जल या क्रिस्टलीकरण का जल है वह नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न यौगिकों को उनके घटते हुए अम्लीय सामर्थ्य के क्रम में व्यवस्थित है वह करना है। उनको उनके घटते हुए अम्लीय सामर्थ्य के रूप में क्रम में व्यवस्थित है वह करना है। तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर सही होगा। एथेनोइक अम्ल कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके बनाता है। एथेनोइक अम्ल जो है यह कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, केवल लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कलोर क्षार प्रक्रिया की रासायनिक समीकरण है। कलोर क्षार प्रक्रिया की रासायनिक समीकरण है वह कौन सी है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, 2NaCl + 2H2O। इसमें NaOH क्षार है वह बना है, Cl2 क्लोरीन बनी है और H2 बनी है। तो इसको बना कहा जाता है कलोर क्षार अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा। निम्न में से क्या एक कवक द्वारा उत्पादित होता है? निम्न में से कौन सा है जो एक कवक के द्वारा उत्पादित होता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ये होगा सिट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा।